वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एंड इनोवेशन। आज हम डिस्कशन करेंगे स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। देन हम सेकेंड डिस्कशन करेंगे फेजर के बारे में, फेजर क्या होता है। देन नेक्स्ट फेजर सम एंड वेक्टर सम दोनों का समेशन कैसे होता है। और नेक्स्ट वेक्टर का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देन फेजर डायग्राम एंड फेजर रिजल्टेंट क्या होता है वो हम ड्रॉ करके आपको बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ टेक नोट कॉपी एंड होल्ड ए पेन ऑन योर हैंड टू नोट डाउन सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है? ए क्वांटिटी रिप्रेजेंट ओनली मैग्नीट्यूड। अगर कोई क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है तो ये स्केलर क्वांटिटी है। इसका एग्जांपल वॉल्यूम एंड एनर्जी। ठीक है, तो कैसे होगा? मान लीजिए एक वॉल्यूम हमारे पास है 10 किलो का, 10 kg, और ये रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मास 10 kg ही होगा। ये कोई एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा रहा है, इसका वजन यहाँ रखा हुआ है, तो इसका वॉल्यूम 10 किलो होगा। और कोई एनर्जी अगर है तो ये एनर्जी एक चैम्बर में बंद है। ठीक है, एनर्जी एक चैम्बर में बंद है, ये कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है। अगर हम उसको यूज नहीं करेंगे तो ये यहाँ पर आइसोलेशन है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी में पकड़ा जाएगा। फिर वेक्टर क्वांटिटी। ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर कोई क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा तो उसको वेक्टर क्वांटिटी बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, फोर्स क्या होता है? मान लीजिए एक मास को 5 kg का मास है। ठीक है, हम उसको एक जगह से दूसरा जगह थ्रो कर रहे हैं, एक डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम थ्रो कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि यहाँ पर मास है 5 kg और 5 kg एक डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और कोई हमारा पास व्हीकल्स है जो कि 5 किलोमीटर पर आवर जा रहा है। इसका मतलब यह है व्हीकल का जो वजन है, कोई भी वजन होगा, मास, ये कोई एक डायरेक्शन में जा रहा है, इधर इधर जा रहा है या फिर इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि मास एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है थ्रू डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है, इसीलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी बोला जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं स्केलर क्वांटिटी का नेक्स्ट पॉइंट, जो हम एडिशन सब्सट्रैक्शन स्केलर क्वांटिटी में कैसे करेंगे। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ स्केलर क्वांटिटी कैन बी डन बाय एल्जेब्रिकली। ठीक है, दो मास है हमारे पास m1 एंड m2। जैसे कि डेफिनेशन में है, स्केलर क्वांटिटी को हम एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे। तो अगर हम टोटल मास करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी में हम देखते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कैन बी डन बाय एल्जेब्रिकली बट वेक्टोरिकली एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इसका मतलब यह है हमारा पास मास 1 एंड मास 2 है, हम इसको डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते, m1 प्लस m2 नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि m1 का कोई डायरेक्शन है और m2 का कोई डायरेक्शन है। मान लीजिए ये डायरेक्शन सेम भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ m1 है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और m2 है, अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, इस दोनों को हम डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते, इसीलिए इसका वेक्टोरिकली एडिशन करेंगे। सो वेक्टोरिकली कैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा और वेक्टर क्या है हम देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फेजर। फेजर का मतलब क्या होता है? फेजर का मतलब यह है, ये एक वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी होगा। तो फेजर को रिप्रेजेंट किया जाता है एक एरो लाइन से। ठीक है,
जिसके आगे की तरफ एक एरो मार्क होता है, इसको हम फेजर बोलते हैं। और ये फेजर एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ही रहता है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा एक मैग्नीट्यूड है ये लंबा 10, तो ये होगा हमारा 0 पॉइंट। तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 10 है। मान लीजिए ये 2 है, 3 5 7 8 9 9.5। ओके, ये हमारा मैग्नीट्यूड वायर है। इसमें हम क्या करेंगे, फेजर ड्रॉ करेंगे। हम जो इलेक्ट्रिकल में यूज करते हैं करंट, वोल्टेज एंड पावर, ये सबको फेजर क्वांटिटी में रिप्रेजेंट किया जाता है। हम एग्जाम्पल के हिसाब से करते हैं। करंट का वैल्यू 2 है, वोल्टेज का वैल्यू 5 है एंड पावर का वैल्यू 9 है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोला होगा कि करंट, वोल्टेज एंड पावर को एक ही डायरेक्शन में यूज कीजिए और इनका मैग्नीट्यूड और फेजर ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो कैसे होगा, जैसे कि करंट हमारा 2 है तो 2 में एरो मार्क हो जाएगा और इसका हम लिख देंगे I, ठीक है। ऐसे ही वोल्टेज सेम डायरेक्शन में क्वेश्चन बोला है तो सेम डायरेक्शन में 5 होगा और इसको हम लिख देंगे 0 से इतना तक हो जाएगा क्या, V वोल्टेज। ओके, फिर नेक्स्ट 9 है तो 0 से 9 तक हमारा पावर होगा और यह लाइन को हम लिखेंगे P से पावर, ठीक इसी तरह से ड्रॉ होगा। अगर इसमें बोला है कि करंट 0 डिग्री, ठीक है, वोल्टेज 30 डिग्री एंड पावर 60 डिग्री, तो ये कैसे ड्रॉ होगा, ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। तो पहले हम 0 लेंगे और एक बेस लाइन खींचेंगे और इससे हम जो डिग्री दिया है हमको 0 के बाद 30 एंड 60 डिग्री, 2 लाइन खींचेंगे 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा 30 डिग्री और ये हमारा हो गया 60 डिग्री। ओके, अभी हम तीनों को ड्रॉ करेंगे। करंट का वैल्यू 2 है तो 2 में हम एरो मार्क देंगे और ये हो गया I, ठीक है। फिर वोल्टेज बोल रहा है 5, इसका मैग्नीट्यूड 5 है तो हमारा आ जाएगा 5। और फिर पावर अगर बोला है 9 तो ये होगा हमारा 9, तो ये हो गया V, ये हो गया P। इसी हिसाब से हमारा फेजर डायग्राम बनता है। एरो मार्क से इंडिकेट होता है एंड एंगल से इंडिकेट होता है कितना डिग्री है, क्योंकि फेजर एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए, ठीक है। तो इसको इसी हिसाब से ड्रॉ करना पड़ेगा। देन हम देखते हैं फेजर समेशन एंड वेक्टर समेशन। फेजर समेशन एंड वेक्टर समेशन कैसे होता है डिस्कशन करते हैं। इट कैन बी डन बाय एल्जेब्रिकली बट बाय वेक्टर समेशन। ये एल्जेब्रिकली सॉल्व होगा लेकिन हम वेक्टोरिकली इसको यूज करेंगे, ठीक है, नहीं तो ये हमारा सॉल्व नहीं होगा। डायरेक्ट अगर हम खाली एल्जेब्रिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा रॉन्ग मेथड होगा, क्योंकि ये फेजर है और वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। सो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, देखिए, मेनी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्व बाय यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम यूज करके बहुत सारा इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम जो कि वेक्टोरिकली जो हमारा वेक्टर होगा वो सब में यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ याद करना पड़ेगा, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल, जो कि एक वोल्टेज दिया है उसका मैग्नीट्यूड 10 वोल्ट है एंड करंट उसका मैग्नीट्यूड 5 एम्पियर है। इसमें बोला है कैलकुलेट पावर कंज्यूम एट वोल्टेज एंड करंट एट ए फेज एंगल ऑफ 0 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसमें 3 टाइप का कैलकुलेशन होगा, जो कि वोल्टेज एंड करंट 0 डिग्री में एक बार रहेगा, उसका एंगल 45 डिग्री होगा एंड 90 डिग्री होगा। तो हम इसका फेजर बनाते हैं और इसका फेजर समेशन करते हैं।
तो पहले में बोला है कि वोल्टेज एंड करंट 0 डिग्री में रहेगा। करंट थोड़ा कम है आई, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो इसको हम 5 थोड़ा छोटा किए हैं। और करंट और वोल्टेज भी हमारा बड़ा है 10 मैग्नीट्यूड, तो इसको बड़ा मैग्नीट्यूड दिए हैं। 0 डिग्री में दोनों है, तो ये करंट और वोल्टेज दोनों 0 डिग्री में अवेलेबल है। ये एक कैलकुलेशन होगा। सेकंड में बोला है वोल्टेज एंड करंट में वोल्टेज हमारा कितना होगा, वोल्टेज एंड करंट के एंगल 45 डिग्री है, तो ये हमारा 45 डिग्री हुआ। एक को हम छोटा है, इसको मान लीजिए हम ले जाते हैं करंट, और ये बड़ा को वोल्टेज जो कि 10 वोल्ट और 5 एम्पियर है, और इसका एंगल 45 डिग्री है। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन हमारा 90 डिग्री में रहेगा, 90 डिग्री, जो कि वोल्टेज 90 डिग्री में रहेगा भी, एंड करंट 0 डिग्री। सो आई इस दोनों का एंगल 90 डिग्री है। इसमें हम तीनों फेजर समेशन करेंगे। इसमें हम तीनों फेजर का रिजल्टेंट पावर निकालेंगे। और जैसे कि हमारा पावर का फॉर्मूला P = V × I होता है। ठीक है। तो इस केस में हम पावर का फॉर्मूला डालेंगे इसमें और निकालेंगे। तो V × I कितना होगा, I का वैल्यू 5 एंड V का वैल्यू 10। P = 10 × 5 = 50 वाट। ओके। सेकंड केस में हमारा पास जो एंगल है 45 डिग्री, तो इसका फॉर्मूला हमारा कुछ एंगल के साथ ही बनेगा। फर्स्ट में भी हमारा कुछ एंगल के साथ बनेगा, लेकिन वो हम लास्ट में फिर से डिस्कशन करेंगे। तो अभी इसका पावर का फॉर्मूला P = V × I × cos थीटा। ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा VI cos थीटा। तो V का वैल्यू 10 है और I का वैल्यू 5 एंड cos 45, जो कि cos 45 का वैल्यू होगा 1/√2। और इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा 35.5 वाट। ओके। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें पावर का फॉर्मूला हो जाएगा P = VI cos थीटा, और 50 × cos 90 का वैल्यू 0 होता है, = टोटल आंसर हमारा आ जाएगा 0 वाट। ओके। अभी हम इसी क्वेश्चन को पहले में चले जाते हैं और इसमें cos थीटा इंटू कर देते हैं। तो cos थीटा इंटू करने का मतलब ये है, क्योंकि ये 0 डिग्री है और cos 0 का वैल्यू होता है 1। सो इसमें इंटू करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हमेशा वोल्टेज एंड करंट अगर 0 डिग्री में है तो इसका वाट ज़्यादा आएगा। ठीक है। और 0 डिग्री से अगर वोल्टेज करंट एंगल बनाना स्टार्ट कर दें, या फिर करंट कोई एंगल में है वोल्टेज कोई एंगल में है, जितना एंगल बढ़ता जाएगा उतना हमारा पावर घटता जाएगा। देखिए पहले 0 डिग्री में 50 वाट, ठीक है, फिर नेक्स्ट में 35.5 आधा एंगल गया, और 90 डिग्री में पूरा 0 वाट शो कर रहा है। इसी हिसाब से हमारा पावर कंज्यूम होता है। फिर हम नेक्स्ट वेक्टर डायग्राम से कैलकुलेशन करते हैं। तो वेक्टर डायग्राम कैलकुलेशन करने से पहले कुछ ट्रिगोनोमेट्री का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और कुछ फार्मूला याद करना पड़ेगा। ये हमारा एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल को अच्छे तरह से समझिए। ट्रायंगल में 3 साइड होता है। एक होता है एडजेसेंट साइड, जिसको हम बेस भी बोलते हैं। एक है हाइपोटेन्यूस साइड, इसको एच के हिसाब से लिखते हैं। और तीसरा साइड जो है हमारा, ये ऑपोजिट साइड होता है, इसको परपेंडिकुलर साइड भी बोला जाता है। तो अगर इस ट्रायंगल में हमारे पास मान लीजिए तीनों साइड का रिलेशन देखें तो हमारा रिलेशन कुछ ऐसा होगा। हाइपोटेन्यूस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस ऑपोजिट साइड स्क्वायर
होता है। ये हमारा ट्रायंगल का मेन फार्मूला है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है। और एक चीज़ इसमें जो ज़रूरी है, इसमें 3 साइड का 3 एंगल होगा। और ये हमारा जो ट्रायंगल है एंड उसका रिलेशन जो है, ये राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करता है, जिसका एंगल 90 डिग्री ही रहता है। ठीक है। तो हमारा 3 साइड, एक साइड तो 90 डिग्री है, दूसरा एंड तीसरा साइड। ठीक है। ये 3 एंगल, जिसका एक 90 डिग्री, एक 30 डिग्री एंड एक 60 डिग्री में रहता है, और उसका मेन फार्मूला ये होता है। और इसमें हम अगर साइन थीटा निकालें, ठीक है, इसमें अगर हम साइन थीटा निकालें तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइट। परपेंडिकुलर बाय हाइट अगर करें तो हमारा साइन थीटा निकलेगा। ठीक है। और अगर कॉस थीटा निकालें तो क्या होगा, एडजेसेंट बाय हाइट। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइट और एडजेसेंट बाय हाइट। ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर टेन थीटा निकालें तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। और साइन थीटा जैसे हमको पता है पी बाय एच होता है, और कॉस थीटा बी बाय एच होता है। और एच एच कट गया तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा पी बाय बी। ओके, यही हमारा फॉर्मूला टेन थीटा का होता है। तो ये तीनों जो फॉर्मूला है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और कुछ वैल्यू याद रखना पड़ेगा, जैसे कि साइन 0, साइन 30, साइन 45 से लेके साइन 90 तक कुछ वैल्यू याद करना पड़ता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कैलकुलेशन करने में। अभी हम एक कैलकुलेशन करते हैं वेक्टर मेथड में। मान लीजिए हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है। 1 रेजिस्टेंस का वैल्यू ट्रायंगल में दिया है और इसका वैल्यू है 5 ओम्स, देन इसका वैल्यू है 10 ओम्स। और हमको क्वेश्चन पूछा है दोनों का रिजल्टेंट, इस सर्किट में अगर देखें दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, जो कि रिजल्टेंट वैल्यू हमारा हाइपोटेन्यूस है। और इसका हमको रेजिस्टेंस दिया नहीं, क्वेश्चन में पूछा है आर इज इक्वल टू कितना होगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे तो वेक्टर मेथड में करना पड़ेगा। और वेक्टर मेथड में हमारा फॉर्मूला यही होता है, इसको नोट कीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इसी हिसाब से हम पुट करते हैं आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर इंटू परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस स्क्वायर 10 दिया है, 10 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 5 है, 5 का स्क्वायर। तो हमारा वैल्यू कितना होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 25। ठीक है, 100 प्लस 25 हो गया। अभी हम आर निकालेंगे, आर इज इक्वल टू 100 प्लस 25 रूट ओवर। ओके, तो इसका वैल्यू होगा 11.18 ओम्स, जिसका आंसर यहाँ हो जाएगा R इज इक्वल टू 11.18 ओम्स। ओके, सो 2 क्वांटिटी अगर हमको वेक्टर में दिया है तो तीसरा क्वांटिटी वेक्टर में निकलेगा और उसका कैलकुलेशन ऐसा ही होगा। अभी हम और एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 2, जिसमें मान लीजिए एक ट्रायंगल है और इसमें 1 साइड का वैल्यू दिया है जो कि हमारा हाइपोटेन्यूस साइड है, इसमें दिया है 5 वोल्ट। ओके, एंड हमारा बेस में दिया है 4 वोल्ट। और कैलकुलेशन में पूछा है परपेंडिकुलर का वोल्टेज कितना होगा, पी भी ऑफ परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना होगा, इज इक्वल टू कितना होगा। सो हम जैसे जानते हैं हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना तो हमको पता है। सो हम वैल्यू पुट करते हैं 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, पी का वैल्यू हमको दिया नहीं इसीलिए हम पी स्क्वायर लिखते हैं, प्लस बी का वैल्यू 4 का स्क्वायर। सो हमारा वैल्यू हो जाएगा 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर का वैल्यू 16। ओके,
अभी हम पी स्क्वायर इज इक्वल टू निकालते हैं 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9, लेकिन पी स्क्वायर है तो पी इज इक्वल टू 9 का रूट ओवर, सो हमारा वैल्यू हो जाएगा 3 वोल्ट। ओके, इसी हिसाब से हम वेक्टर सॉल्व करेंगे। फिर हम देखते हैं फेजर डायग्राम और फेजर रिजल्टेंट। तो इसमें हम देखेंगे फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं और फेजर रिजल्टेंट कैसे बनाते हैं। तो हम पहले 2 डाटा टेकन करते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए एक वोल्टेज है एंड सेकेंड वन करंट है, ठीक है। तो इसका मल्टीपल करके जो हमारा थर्ड रिजल्टेंट निकलेगा वो हमारा पावर होगा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है और वोल्टेज इंटू करंट। सो थर्ड रिजल्टेंट हमारा पावर आएगा। सो इसमें हम देखते हैं पहला केस में वोल्टेज एंड करंट के बीच में हम लेते हैं 45 डिग्री, ठीक है। वोल्टेज एंड करंट के बीच में जो एंगल है वो है हमारा 45 डिग्री। तो हमारा पावर कैसे फेजर डायग्राम ड्रॉ होगा, पावर को कैसे शो करेंगे फेजर डायग्राम में, ठीक है। तो पहले हम वोल्टेज एंड करंट को ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये हमारा 90 डिग्री है और इसमें हमारा जो बेस है ये करंट आई है, इसमें हम 45 डिग्री वोल्टेज लेंगे, ठीक है। तो बीच में खींचते हैं, ये हमारा वोल्टेज आ गया जिसका एंगल हुआ 45 डिग्री, ठीक है। तो हमारा थर्ड वन जो पावर रिजल्ट निकलेगा दोनों का बीच में जो मल्टीप्लाई करके निकलेगा वो हमारा थर्ड वन कैसे निकलेगा, ठीक है, पावर। तो ये जो हमारा आई फेजर है इसका हम वैल्यू देखेंगे। हमारा पास मान लीजिए वैल्यू तो कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में, हम मान लेते हैं इतना तक हमारा वैल्यू है आई का और वोल्टेज का यहाँ तक मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो हम इसको पैरेलल करके यहाँ से खींचेंगे 45 डिग्री वोल्टेज का और एक लाइन, ठीक है। तो ये हमारा वोल्टेज का और एक लाइन आ गया 45 डिग्री में, और इसका मैग्नीट्यूड जितना है उसका मैग्नीट्यूड उतना रखेंगे। तो इसको पैरेलल करके ये वाला लाइन खींचा जाएगा, तो ये हमारा लाइन आ गया और इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया और ये सेकंड वोल्टेज का V डैश, ठीक। उसी तरह से ये हमारा जो करंट आ रहा है ये है I डैश, ठीक है। अभी थर्ड वन हमारा जो रिजल्ट पावर निकलेगा वो हमारा इस बिंदु से लेके यहाँ क्रॉस करके जाएगा, जैसे कि कुछ इस तरह से, और ये हमारा हो गया पावर P, ठीक है। और पावर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, इसी तरह से ड्रॉ होगा। तो हमारे पास अगर एक क्वेश्चन में दिया है दो रेजिस्टेंस का वैल्यू R1 एंड R2 और R1 का मैग्नीट्यूड है R1 देन R2, ठीक है, और ये 90 डिग्री में है। तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें भी ठीक उसी तरह से करेंगे। 90 डिग्री मतलब R1 को पैरेलल करके R2 में खींचा जाएगा और R2 को पैरेलल करके R1 में खींचा जाएगा उसी मैग्नीट्यूड में, और दोनों क्रॉस करने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो बीच में होके आएगा यही, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट निकलेगा जो कि दोनों का रिजल्ट ये आएगा। इसी तरह से हमारा फेजर डायग्राम और फेजर रिजल्टेंट बनाते हैं। तो ये हमारा जो मेन लाइन आया इस दोनों का रिजल्ट जो आया इसको फेजर रिजल्टेंट बोलते हैं। आशा करते हैं आज की वीडियो में आपको ज़रूर कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आगे भी हम ऐसे ही वीडियो लेके आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।